अगर देखा जाए एग्जाम के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है जब एग्जाम से पहले के 1 या 2 दिन की बात करें। सीजीएल बहुत सारे लोगों के सपनों का एग्जाम हो सकता है, बहुत सारे लोगों का अपना दिल से जुड़ी हुई जो पोस्ट है वो हासिल करने का एग्जाम होता है। तो कल से 1-2 मार्च से ये महाकुंभ स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद अगले वीक से स्टार्ट होगा अपना CHSL का एग्जाम। तो आज हम लोग सिर्फ उन क्वेश्चंस को टच कर रहे हैं जो सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। भले ही हो सकता है आपका एग्जाम्स हो या फिर अगली बार आप एग्जाम दें, या हो सकता है आपका CHSL का एग्जाम हो, लेकिन इस क्लास को आप सिर्फ इस नजरिए से देखो कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और कल आप सीजीएल के पेपर को देने जाने वाले हो। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, और पेपर के पैटर्न को अगर टच किया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा इसका जवाब निकालिए, मैं आपके कमेंट्स लगा लेता हूं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ऑल्दो बोथ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना आर फॉर्मिडेबल वर्ल्ड पावर्स, इंडिया शुड साइड विद लेटर। तो इंडिया शुड साइड विद द लेटर, इसमें कोई गलती हो सकती है, इसे ही इंप्रूव करना है। ऑप्शन है इंडिया शुड साइड अलोंग द लेटर, इंडिया शुड साइड विद द लेटर, इंडिया शुड साइड अलोंग द लेटर, या फिर नो इंप्रूवमेंट। ये कह रहा है कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना मानते हैं अनडाउटली कि वो एक सुपर पावर के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन हम इंडिया को भी नहीं नकार सकते। बाद में वो भी इसी के साथ इसी तरह से होगा। तो इंडिया शुड साइड विद द लेटर। लेटर वर्ड को समझ लो, एक होता है LATE, लेट मतलब देर से, एक होता है LATER मतलब कॉल्यूलेटर, कुछ देर बाद, या हम कह सकते हैं बाद में। एक होता है LATTER, इसका मतलब होता है बाद वाला, और ये किसी हिस्से की बात करता है, ये किसी पार्ट की बात करता है, और यहां पर वो पार्ट ही बताया गया है कि अगला पार्ट जो अगली जगह है वो इंडिया की होगी। तो इस कंडीशन में बी वाला आपका सही है। इसमें आंसर्स भी मार्क कर दिए हैं ताकि आप आसानी से याद रख सको। यहां पर कौन से कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है? लेट, लेटर, लेटेस्ट और ये वाला लेटर। इस लेटर के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हो, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका एरर डिटेक्शन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। One evening of each week was set apart by him for the reception of whomsoever choose to visit him। इसमें देखो क्या गलती नजर आ रही है आपको। One evening of each week was set apart by him for the reception of whomsoever choose to visit him। एक शाम उसने ऐसी बना रखी है कि उस दिन उससे कोई भी मिलने आएगा वो उसका स्वागत करेगा, वो उसको पार्टी देगा। अब आप सब लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन में ये वाले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें, अब अगर आपका कल एग्जाम नहीं है, आगे आने वाले समय में एग्जाम है, तो अभी जो 120 कॉन्सेप्ट का सेशन चल रहा है इंग्लिश विद संजीव सर, मैंने आपको 9 कॉन्सेप्ट कराए हुए थे जो एसएससी के पिछले 10 सालों के पेपर में हर बार पूछे गए, वो कॉन्सेप्ट मैंने कराए। अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर देख लेना, नहीं तो उसका PDF डाउनलोड कर लेना। और ये यूट्यूब चैनल पर अभी 120 रूल्स वाला सेशन आने वाला है, और ये कल करेंगे क्योंकि पेपर दिख जाए एक बार, उसके बाद में इसको करते हैं। तो इसमें देखो, one evening of each week was set apart by him for the reception of whomsoever। who का यूज हम सब्जेक्ट के तौर पर करते हैं और whom का यूज हम करते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर।
अब जब हम इस कंपाउंड प्रोनाउन की बात करते हैं, ये आपका कंपाउंड प्रोनाउन ही है क्योंकि इसमें दो शब्द आपके जुड़े हुए हैं। अब यहां पर ये वर्ब है, वर्ब से पहले में सब्जेक्ट चाहिए, तो यहां पर whom ever होना चाहिए था, whom ever नहीं होना चाहिए था। whom ever की जगह पर आप whose ever का यूज करोगे, क्योंकि who सब्जेक्ट के तौर पर, whom ऑब्जेक्ट के तौर पर, whom ever ऑब्जेक्ट के तौर पर और whose ever सब्जेक्ट के तौर पर। तो यहां पर आप whom ever नहीं whose ever का यूज करोगे। आंसर भी आपका मार्क है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। whose ever, WHOSOEVER। नेक्स्ट, आगे ये जो टॉपिक है आपका क्लोज टेस्ट, इसमें पूरा अपना एक्सपीरियंस झोंक देना। कट ऑफ में आप कितने आगे रहोगे, कट ऑफ में आप कितने पीछे जाओगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा। तो इस चीज को जरा फोकस करना आप लोग। The BCCI and its state associations will probably the day the Indian Premier League spot fixing scandal began in 2013। ये तब की बात कर रहे हैं जब 2013 में एस श्रीसंत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान, ये तीन प्लेयर स्पॉट फिक्सिंग में फंसे थे। But in all honesty, there have been so many opportunities for them to stem the route that is difficult to pinpoint how it all went so wrong. Increasingly, the BCCI has become and agreed a battle that has seemed strategically unsound. There was a major disconnect between how far the board really believed the court would go and the ground reality. तो पहला जो ऑप्शन है, will probably the BCCI and its state associations will probably the day the Indian Premier League spot fixing scandal began in 2013। तो क्या करें, रिमेंबर आएगा, रिकॉल आएगा, जस्टिफाइड आएगा या रू आएगा? कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे? रूफुली वर्ड आपने खूब पढ़ा होगा, खूब सुना होगा इसके बारे में। अब ये कह रहे हैं कि उनको याद रखना चाहिए, बिल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इस बात को याद रखना चाहिए कि ये 2013 में स्टार्ट कैसे हुआ था। आगे देखो, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल बिगिन in 2013, but in all honesty, there have been so many opportunities for them to stem the root that it is difficult to pinpoint how it all went so wrong. Increasingly, the BCCI has become and agreed a battle that has seemed strategically unsound. अब चौथे में क्या करोगे? Victim, isolated, superpower या unparalleled? The BCCI has become and a battle that has seemed strategically unsound. उस टाइम पर BCCI बिल्कुल एकदम अकेला पड़ गया था। भाई दोषी तो थे ही, अपराधी तो थे, अपराध BCCI ने नहीं किया था। अब BCCI के साथ जो लोग थे उन्होंने अपराध किया था। सुपर पावर, उस टाइम सुपर पावर तो थे, लेकिन भाई उस टाइम अकेले पड़ गए थे, कोई साथ देने को तैयार नहीं था। There was a major disconnect between how far the board really believed the court would go and the ground reality. What may also have the BCCI's notice is the changing perception of governance in sport and not just in India. तो उसने रूल्स चेंज करने की भी बात की थी, रूल्स को भी चेंज करने के बारे में सोचा गया था। तो देखो इसमें आप कौन सा ऑप्शन फिल करने वाले हैं? इंडिकेटेड, कॉट, एस्केप्ड, कौन, फिफ्थ में। What may also have आया हुआ है। Indicated the BCCI's notice, caught the BCCI's notice, escaped the BCCI's notice या कौन the BCCI's notice, कौन सा वर्ड आपको यहाँ सूटेबल लग रहा है? और देखो जरूरी तो नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो जरा ध्यान देना इनको पूरा पढ़ के। और कई बार क्या होता है कि आपके पास टाइम भी नहीं होगा इतना कि आप पूरा पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे, तो एक बार उसकी थीम समझ लेना। What may also have, और क्या हुआ था? Escape the BCCI's notice is the changing perception of governance in sport and not just in India.
ये केवल इंडिया में ही बदलाव की जरूरत नहीं थी, पूरे देश में बदलाव की जरूरत थी, क्योंकि उससे पहले 2010 में भी कांड हो चुका था। द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन फीफा हैज सीन एन आ गया तो रिजर्व नहीं रहेगा। हाँ, इनवर्ड, अनएंडिंग या अवार्डिंग, इनमें से कोई एक वर्ड आप यूज कर सकते हो। सीन एन ओवरहॉल रिसेंटली एंड इन इंडिया द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज वोकल। अनएंडिंग मतलब अंत नहीं हुआ था उस चीज का, अंतहीन, जिसका हम पूरी तरह से अंत नहीं कर सकते। फीफा हैज seen an unending overhaul recently and in India the sports ministry is vocal, liking, appreciation, criticizing या nagging vocal nagging of Indian Olympic Association's controversial appointments in a case in point। मतलब बीसीसीआई का जो रवैया था, बीसीसीआई का जो मुद्दा था, बीसीसीआई की जो चीजें थी, उन पर फोकस करने की बात इसमें कही गई थी। अगला क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ इंडियन डिस्पाइट इट्स पिटफॉल्स हैज द कंट्री फ्रॉम मैनी ऑफ इट्स नेबर्स कोऑपरेशन बिल्ट इन, स्टेक्स फैक्टर, साइंड मेमोरेंडम और सेक्युलरिज्म डिस्टिंग्विश्ड। कौन सा वर्ड सूटेबल है? देखो, अपने देश की एक अलग ही पहचान है। द प्रैक्टिस ऑफ इंडियन कोऑपरेशन डेस्पाइट, भाई इसके लिए डेस्पाइट सुटेबल नहीं बन रहा, कि हमने वो पॉइंट नहीं दिया गया कि हमने किस वजह से उनके साथ सहयोग जारी रखा, के बावजूद भी सहयोग जारी रखा, तो ऐसा यहां सेंस नहीं। इट्स पिटफॉल्स हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और एक ही टेंस है जिसमें हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है, वो है डिस्टिंग्विश्ड। तो ये वर्ब के अकॉर्डिंग बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, इसको हमने वर्ब के अकॉर्डिंग बहुत आसान बना दिया, क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और थर्ड फॉर्म मेरे साथ एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन अपना है कौन सा? डिस्टिंग्विश्ड। अगला क्वेश्चन देखो, जस्ट बिहाइंड द रॉयल स्टैंडर्ड वियरर्स came the Princess Ozma in her royal chariot that was of gold encrusted with emeralds and diamonds set in exquisite designs। मतलब बहुत अच्छी डिजाइन्स बनी हुई थी। Just behind the royal standard bearers came the Princess Ozma in her royal chariot that was of gold। रिलेटिव प्रोनाउन के प्रॉपर यूज को बहुत ध्यान रखना। जब हम नॉन लिविंग की बात करते हैं, जब हम किसी थिंग की बात करते हैं, तो हम विच के साथ जाना चाहेंगे। हाँ, दैट का यूज भी हम कर सकते हैं, लेकिन दैट का यूज हम तब करते हैं जब आपके पास समथिंग हो, नथिंग हो, एनीथिंग हो, ऑल हो, द सेम हो, द ओनली हो, ये कंडीशंस आएंगी तो इनके बाद फिक्स है कि आप दैट का प्रयोग करोगे। लेकिन यहां पर ऐसी कंडीशन है नहीं। नॉन लिविंग चैरियट की बात की गई, चैरियट मतलब रथ, तो यहां पर हम दैट के साथ नहीं, विच के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence। His comments cast a slur upon the integrity of his manager। cast a slur upon, इसका मीनिंग बताना है। redeemed, praised, improved या damaged। नए नए idioms भी पूछे जा सकते हैं आपके सीजीएल के एग्जाम में, और इन सब चीजों के बारे में कल के पेपर के बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि उस पेपर में देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें आपको देखने को मिली है। द इंटीग्रिटी ऑफ हिज मैनेजर, इंटीग्रिटी मतलब एकता, उसकी यूनिटी। कास्ट ए स्लर अपॉन मतलब उसकी इंटीग्रिटी को डैमेज कर दिया, बर्बाद कर दिया। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसे शब्द कह देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ये इंसान बेकार है और वो हमारा साथ छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है,
देयर वॉज अ टाइम वेन इट वॉज फैसिनेबल टू हैव ए डेंटेड डॉग लाइक एज द पॉडल्स और एनी अदर टाइनी क्रिएचर एज अ पेट। तो लाइक एज द पॉडल्स, इसका मीनिंग बताना है। ऑप्शन है लाइक एज द पॉडल, सॉरी इसको इंप्रूव करना है, सच एज ए पॉडल, नो इंप्रूवमेंट, या मच लाइक ए पॉडल। आपको इंप्रूव करना है ये। देयर वॉज अ टाइम वेन इट वॉज फैशनेबल टू हैव अ डेंटी डॉग लाइक एज द पॉडल्स और एनी अदर टाइनी क्रिएचर्स एज अ पेट। देखो, जब हम एक पर्टिकुलर चीज से दूसरी पर्टिकुलर चीज को कनेक्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में सच एज का सीधा मतलब क्या होता है कि जैसे हम ये करते थे वैसे हम ये कर रहे हैं, जैसे इस चीज का चलन था वैसे इस चीज का चलन है। तो उस कंडीशन में हम सच एज को एक साथ रखते हैं और यहाँ पर लाइक एज ना हो करके सच एज, क्योंकि सच एज एक फिक्स फ्रेज है, फिक्स वर्ड है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक अ पैटर्न, कॉन्स्टिलेशन, कॉमेट, हॉरिजन और प्लैनेट। कौन सा वर्ड आप यहां पर सुटेबल मानते हैं? ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक अ पैटर्न, ज्योग्राफी में पढ़ रखा है। कॉमेट धूमकेतु हो गया, प्लेनेट ग्रह जानते ही हो, हॉरिजन क्षेत्र जो बन जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। माई कजन्स इंस्टेड दैट आई शुड वॉच द डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। तो फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, इसमें कोई गलती हो सकती है। ऑप्शन है फ्रॉम ए बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, या नो इंप्रूवमेंट। ये एक फिक्स फ्रेज होता है और ये फ्रेज होता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से अंत तक। जब हम किसी काम को स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक करते हैं तो उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द सेम वेदर यू आर एट वर्क और इन योर पर्सनल लाइफ। Relationships are easy until there is an emotional turmoil. When you can change the interpretation in your mind of what you think, you can change your emotions and shift the emotional quality of your relationships. When you can change the emotions in your relationships, you open up entirely new possibilities in your life. सीधी सी अगर हम बात करें ना तो पूरा गेम हमारे माइंड सेट का है। हम अपने माइंड सेट को जिस तरह से बना लेते हैं, हम अपने माइंड सेट को जिस तरह से तैयार कर लेते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। व्हेन यू कैन चेंज द इंटरप्रिटेशन इन योर माइंड। मुझे ये रिलेशनशिप वाला वर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि इससे स्टार्ट होगा। रीज़न जानते हो? क्योंकि ये वो क्वेश्चन है, ये वो वर्ड है जो नाउन है। बाकी सब में दिस आया, दिस किसी नाउन के बाद ही आ सकता है। व्हेन किसी घटना को कनेक्ट करता है, इसका मतलब है इससे पहले कोई घटना हुई हो। दो बार व्हेन आया तो क्यू से स्टार्ट करते हैं और क्यू से हमारे पास कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, मतलब दो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब क्यू के बाद क्या आएगा? रिलेशनशिप आर इजी अंटिल देयर इज एन इमोशनल टर्मोइल। दिस इज द सेम वेदर यू आर वर्क एट। हाँ, ये इमोशनल टर्मोइल मतलब जब तक आपके दिमाग में इमोशनल हलचल नहीं है तो क्यूपी का पेयर मेरे अकॉर्डिंग बन रहा है और क्यूपी का पेयर बनेगा तो क्यूपी आरएस इसका सही आंसर बन जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग क्यूपी बन रहा है तो क्यूपी आरएस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरी अप, गेट इन द बस, द कंडक्टर सेड टू अस। कंडक्टर ने बोला जल्दी करो, बस में जल्दी से आ जाओ। देखो, ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस में जब यहां पर सैड है तो टेल्स तो हम नहीं कर सकते, टोल्ड कर सकते हैं।
अब इंपरेटिव सेंटेंस है तो टेंस नहीं चेंज होगा, टेल्स नहीं करेंगे। दो ऑप्शन देखो, तीन ऑप्शन हमने कैसे एलिमिनेट किए। इधर सैड है तो हम टेल्स नहीं कर सकते, इसे एलिमिनेट कर दिया। फिर हमने देखा कि ये सेंटेंस इंपरेटिव है और इंपरेटिव में तो हम टेंस चेंज करते नहीं है, इधर टेंस चेंज किया तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। इधर देखा तो फिर से इन्होंने टेल्स रख दिया, इसको भी एलिमिनेट कर दिया। जब तीन एलिमिनेट हो गए तो चौथा सही हो गया। अब इनके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मैंने क्लास आपको बताई दी है। रोज रात को अपनी 9 बजे क्लास चल रही है। यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश विद संजीव सर, वहां पर आप इन क्लासेस को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। द थ्रेट ऑफ द पेंडेमिक इज नॉट जस्ट ए क्राई इन द वाइल्डरनेस। तो अ क्राई इन द वाइल्डरनेस, इसका मीनिंग बताना है। ऑप्शन है मॉर्निंग फॉर द लॉस, स्प्रेडिंग रूमर्स, एन अनहीडेड वार्निंग, टीयर्स ऑफ सोरो। अ क्राई इन द वाइल्डरनेस मतलब एन अनहीडेड वार्निंग, एक ऐसी वार्निंग जो भैया सबके लिए कॉमन हो, क्योंकि पेंडेमिक किसी एक के लिए थोड़ी ना है, पेंडेमिक तो सबके लिए, कोरोना किसी एक के लिए थोड़ी ना था, सबके लिए था। नेक्स्ट, वी फाउंड आउट दैट आवर कॉम्पिटिटर्स वर सेलिंग अ सिमिलर प्रोडक्ट ऑन ए मच हायर प्राइसेस। तो आपको देखना है कि ऑन ए मच हायर प्राइसेस, इसमें कोई गलती है, प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना और आप जवाब दे सकते हो। ऑप्शन है कोई गलती नहीं है, एट ए मोर हाई प्राइस, इन हाईएस्ट प्राइस, या एट ए मच हायर प्राइस। वैसे देखा जाए तो प्राइस अनकाउंटेबल होता है, और अगर अनकाउंटेबल है तो इसके साथ मच आएगा, और साथ ही साथ प्राइस बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जब भी प्राइस बताएंगे तो प्रेपोजिशन एट होगी। प्राइस अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर यूज होता है तो फिर मच भी है, एट भी है। इधर मोर था, प्राइस के साथ मोर लगा नहीं सकते। नेक्स्ट, आई हैव अ फीलिंग दैट यू आर कीपिंग अ सीक्रेट। पैसिव बनाना है इसका। आई हैव अ फीलिंग दैट यू आर कीपिंग अ सीक्रेट। हमेशा याद रखो, अगर इस तरह के पार्ट्स आपको मिले, एक तरह से इस तरह से एक्टिव पैसिव एग्जाम्स में मिले, तो आप ये देखना कि दैट हो, विच हो, इफ हो, कोई भी कंजंक्शन हो, जब कंजंक्शन के साथ दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया जाएगा तो हम सिर्फ उसका पैसिव बनाएंगे जिसमें मेरे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होंगे, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का होना जरूरी है। दोनों पार्ट्स का पैसिव बनेगा कि नहीं बनेगा इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन पार्ट है उसका पैसिव बनाएंगे। तो मेन पार्ट इसमें है यू आर कीपिंग अ सीक्रेट, तो आई हैव अ फीलिंग दैट अ सीक्रेट इज बीइंग केप्ट बाय यू। मेन पार्ट का पैसिव बनाएंगे। अगर दोनों मेन पार्ट हैं तो दोनों का बना लेना। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्लोटेड का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन है श्वलन, डिफ्लेटेड, टर्जेड और एरोगेंट। अपोजिट बताना है। ब्लोटेड का अपोजिट हो जाएगा डिफ्लेटेड। कैसे? इसको देखो, ब्लोटेड का मतलब होता है कोई चीज में बढ़ोतरी हो जाए, जैसे गैस, गुब्बारे में गैस भर देना, उसमें ब्लोट आ जाना, फूल जाना। और डिफ्लेट का मतलब क्या होता है? हवा निकल जाना, खाली हो जाना। जैसे टायर पंक्चर हो जाता है तो हम डिफ्लेट कर सकते हैं। टायर में हवा ठूंस ठूंस के भर दी तो वो हम ब्लोटेड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलोसफी और pragmatism goes something like this: it is not possible for the mind to relate to anything other than ideas. The mind is such that it deals only with ideas. Therefore, it is not correct to think that the mind actually can ponder reality. फिर से वही माइंड वाला ही सेंटेंस है जो इससे पहले था, और पेपर में ऐसा ही होता है। फिर से नाउन देखो, द फिलोसफी भी है,
द माइंड भी है, दो नाउन है, इट प्रोनाउन होता है, देयरफॉर कनेक्टिविटी के रूप में आएगा, तो मतलब एस और क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, या तो ये स्टार्ट होगा आपका पी से या फिर स्टार्ट होगा आर से। द माइंड इज सच दैट इट डील्स ओनली विद आइडियाज, देयरफॉर इट इज नॉट करेक्टेड टू थिंक दैट द माइंड, माइंड का डिटेल, यहां माइंड की बात की, माइंड का जो रिलेटेड सेंटेंस है, माइंड को जो कनेक्ट करने वाला सेंटेंस है, माइंड को जो आगे बढ़ाने वाला सेंटेंस है, वो एस में मिल रहा है। तो आर और एस का मेरे अकॉर्डिंग पेयर बन रहा है, तो आर एस पी क्यू मेरा आंसर है। एक मिनट रुको, फिलोसफी से भी देखो। द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म गोज समथिंग लाइक दिस, द माइंड इज सच दैट इट डील्स ओनली विथ, हाँ उससे पहले तो फिलोसफी की बात हो रही है, तो फिर पी से जाओ, पी से शुरू होगा, और पी से शुरू होगा तो पी आर क्यू एस आंसर होगा, पी आर क्यू एस, क्योंकि इट डील्स ओनली विद द आइडियाज। अब अगर हम इसको आर और एस को मिला दे रहे हैं, बाद वाले बिल्कुल अलग थलग पड़ जा रहे हैं, और इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दो सेंटेंस को अलग कर दो, दो को जोड़ के रख दो, सबको जोड़ के चलना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, द वुमन्स वाज हर फ्लोरल परफ्यूम दैट कैप्टिवेटेड द मेन्स सेंसेस, एल्यूर, डिस्वेड, रिपल्स या बोर्डम। रिझा लेना। अब औरत परफ्यूम लगा के गई है, बिना परफ्यूम के ही खींच लेती है, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है चुन्नी में परफ्यूम लगावे, तो ट्रेंड से खींच लिया। डिस्वेड नहीं, रिपल्स, दूर तो नहीं करेगा, बोर तो नहीं होगा कोई इंसान। नेक्स्ट, इसको देखो, बैंक्स विच गार्नर द लॉइंस शेयर ऑफ रिटेल डेप्ट एलोकेशंस पैक डाउन देयर टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स विद electricity by 200-250 basis points between 2014 and 2016 as market rates fell. Indian savers have made a decisive shift from real to financial assets in recent years, prompted by policy nudges and sluggish gold and property market. But they have been tardy in passing on the rate increase of the past year. But while umpteen new equity linked options have sprung up on their menu, MFs, NPS market linked insurance plans, there is a notable dearth of depth. SRQP, SPQR, QSPR और QRSP। देखो, इंडियन वाला पहला है, मानते हैं, तो ऐसे तो नहीं आएगा। तो इंडियन सेवर्स हैव मेड अ डिसिसिव शिफ्ट फ्रॉम रियल टू फाइनेंशियल एसेट्स इन रिसेंट ईयर्स, प्रॉम्प्टेड बाय पॉलिसी नजेस एंड स्लगिश गोल्ड एंड प्रॉपर्टी मार्केट्स। तो क्यू पहला है, मान लिया। उसके बाद आ रहा है व्हाट वाइल अमतीन न्यू इक्विटी लिंक्ड ऑप्शंस हैव स्प्रंग ऑन ए देयर मेन्यूज। बैंक के मेन्यू की बात की है, मेरा पेयर क्यूएस है और मेरा आंसर QSPR है। नेक्स्ट, अदर देन द रेगुलर इंसेंटिव्स द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग लैंड साइट्स एट कंसेशनल रेट्स। तो देखो कौन सी गलत है, स्पेलिंग कौन सी गलत है, पढ़ते समय फील हो गया था ये। तो ऐसे क्वेश्चन को जरा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना। देखो, देन सही है, गवर्नमेंट सही है, कंसेशनल सही, इंसेंटिव्स की स्पेलिंग CAN थोड़ी ना होती है, CEN होती है। अगर हम इंसेंटिव्स की स्पेलिंग की बात करें तो इंसेंटिव्स की स्पेलिंग INCEN होता है। नेक्स्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग इन एंटीसिपेशन इज व्हाट हेल्प्स अस मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ।
देखो मूविंग का कोई फंडा नहीं है, मूव इन या मूव टू, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम टर्न कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करना। वो आंसर दिखा दिया, मैं होमवर्क देना चाहता था आपको, मैं होमवर्क देना चाहता था आपको इसका। अब आंसर दिख ही गया तो थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ी सी ऐसी झूठी मेहनत। जब आंसर दिख ही गया है तो थोड़ी सी झूठी मेहनत कर लो। आंसर इसका RSPQ है। इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और PDF आपको इसका टेलीग्राम पर दे रहा हूँ। हर PDF आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलता है, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम है। टेलीग्राम इंग्लिश विद संजीव सर, टेलीग्राम पर ना मिले या टेलीग्राम तक आप ना पहुँच पाएँ तो आप क्लास 24 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। क्लास 24 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा, इस पेपर को पढ़ लीजिएगा, इस पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूरे तरह के आने के चांसेस हैं, और आपका कल पेपर कैसा हो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, या फिर हमारे द्वारा जब आपके लिए सेशंस लाए जाएं तो आप ज़रूर बताना। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर कर सकते हो, और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल फीडबैक भी दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दूसरों से भी करवा सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।